कि समान ताप व दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे देखो, मान लो कि कोई दो पात्र है, बिल्कुल सेम पात्र है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये पहला पात्र है, ये दूसरा पात्र है, बिल्कुल सेम है ये। इसमें मान लो कि m1 द्रव्यमान का कण भरे हुए हैं, इसमें m2 द्रव्यमान के कण भरे हुए हैं। इनके कणों का वेग v1 है, इसके कणों का वेग v2 है। यानी कि इसमें जो गैस है वो v1 वेग से गति कर रही है, इसमें गैस है वो v2 वेग से गति कर रही है। इसमें अणुओं की संख्या n1 है, इसमें अणुओं की संख्या n2 है। इसका ताप है वो T1 है, इसका ताप क्या है, T2 है। इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है। तो देखो ये V1 और V2, तो ये तो क्या है, आयतन है, ये क्या है, ताप है, ये क्या है, अणुओं की संख्या है, और ये क्या है, वेग है, गैस के अणुओं का वेग है, ये क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो यहाँ इसमें गैस भरी है, उसका m1 द्रव्यमान है, इसमें गैस भरी है उसका m2, इसका वेग, इनके अंदर गैस भरी है, उसके अणुओं का वेग क्या है, v1 है, इसमें गैस भरी है, उनके अणुओं का वेग क्या है, v2 है। इसका यहाँ ताप T1 है, यहाँ ताप T2 है। तो आवोगार्दो क्या कहता है, आवोगार्दो के अनुसार समान ताप व समान दाब पर, समान ताप व समान दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। समान ताप का मतलब है जब यदि ऐसा हो, यदि T1 बराबर T2 हो, समान ताप और समान दाब, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर प्रेशर P1 लग रहा है पात्र की दीवार पर, यहाँ पर P2 लग रहा है, P1 किसके बराबर हो, P2 के। समान ताप व समान दाब पर समान आयतन में, इसका आयतन V1 और इसका आयतन V2 है, ये भी समान हो। यानी कि तीन चीजें यदि समान हो, समान ताप, समान दाब व समान आयतन हो, तो क्या होता है, तीन चीजें समान होता है, तो आवोगार्दो कहता है कि चौथी अपने आप ही समान होगी। यानी कि समान ताप, समान दाब, समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो फिर असमान क्या रहेगी, सब कुछ समान हो गया। समान ताप, समान दाब, समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी समान होती है, चाहे उसके अंदर अलग अलग गैसें भरी हो। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन भरा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भरा है या ऑक्सीजन भरा है, चाहे अलग अलग गैसें भरी हो, ताप, दाब और आयतन सेम होगा तो अणु भी सेम होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम दिया था जिसे आवोगार्दो का नियम कहा जाता है। अपनी केटीजी क्या कहती है, केटीजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू केटीजी, केटीजी के अनुसार क्या होता है, केटीजी ये कहती है कि दाब होता है ना, वो होता है 1/3 mn v²/v। ये वेग है, ये आयतन है। तो इस v को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो PV = 1/3 mn v²। तो PV बराबर ये होता है, यानी कि PV = 1/3 mn v²। तो मैं इसी पात्रों के नीचे लिख दूं तो कैसा रहेगा, PV = होता है mn v²। यानी कि यहाँ पर यहाँ का PV किसके बराबर है, 1/3 m1n1 v², और यहाँ का PV किसके बराबर है, 1/3 m2n2 v²। पहले पात्र का एक एक लगा दिया, दूसरे पात्र का दो दो लगा दिया। यहाँ पर क्या है, दाब और आयतन, मान लो यहाँ पर P1 है, आयतन V1 है, यहाँ का P2 और V2 है। यदि आपने ऐसे कह दिया कि समान ताप, समान दाब और समान आयतन हो, यानी समान ताप, समान दाब और समान आयतन हो, यानी कि T1 किसके बराबर हो, T2 के,
समान दाब P1 किसके बराबर हो, P2 के, और समान आयतन V1 बराबर के हो V2 हो। यानी कि P1 बराबर P2 है, V1 बराबर V2 है। तो P1 V1 की जगह P1 V1 का गुणा किसके बराबर होगा, P2 V2 के। यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको अपने ऐसे कह दें कि P1 V1 बराबर क्या है, P2 V2। तो अपने इसको P1 P2 को P मान लें, P1 बराबर P2 को P मान ले, V1 बराबर V2 है, इसको V मान ले, और P और V इसको क्या कहते हैं, P और V। यानी कि P1 V1 को भी PV कह सकते हैं, और P2 V2 को भी क्या कह सकते हैं, PV कह सकते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। दोनों ही क्या है, PV के बराबर है। तो 1/3 mn v की स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगी, 1/3 m2 n2 v की स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो क्या जाएगा कि दोनों ही PV के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 m1 n1 v1 की स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/3 m2 n2 v2 की स्क्वायर। ये समीकरण निकल कर आई। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हो। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये माना गया कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगते हैं, और गैस के अणु के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगते हैं तो इनके बीच में कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। स्थितिज ऊर्जा नहीं होती तो केवल और केवल क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv की स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बोलो, 1/2 mv की स्क्वायर। और 1/2 mv की स्क्वायर गतिज ऊर्जा है वो ताप के सीधे समानुपाती होती है। तो ये ताप के समानुपाती है, ये भी ताप के समानुपाती है। यहाँ की गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गैस के अणु का द्रव्यमान m1 है, यहाँ का वेग v1 है, यहाँ का m2 है, वेग v2 है, समानुपाती टेम्परेचर है। यहाँ का मान लो टेम्परेचर T है, समान ताप समान दाब समान आयतन है। तो यहाँ का दाब P1 है और यहाँ का दाब भी P1 है। यहाँ का आयतन V है और यहाँ का आयतन भी V है, और यहाँ का ताप T है और यहाँ का ताप भी T है। यानी कि PVT सहम है, समान ताप है, समान दाब है, समान आयतन है। PVT PV जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, समान ताप समान दाब और समान आयतन। अपने परिभाषा में ऐसे बताते हैं, समान ताप समान दाब और समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी सेम रहेगी। तो यहाँ गतिज ऊर्जा वो ताप के समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती लिख दी दोनों तरफ। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, एक नियतांक लगा देंगे। तो 1/2 m1v1 की स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, KT। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/2 m2v2 की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, KT। अब इस फॉर्म में लिया इसको, या लाने की ज़रूरी नहीं इसमें, तो इनकी तुलना कर लो। इसको आप समीकरण 3 कह दिया तो इसको समीकरण नंबर 4 कह दो, और इसको समीकरण नंबर 5 कह दो। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना कर लो। समीकरण 4 व 5 की तुलना करें तो कैसी होगी कि 1/2 m1v1 की स्क्वायर बराबर KT है, और 1/2 m2v2 की स्क्वायर बराबर KT है। यानी KT दोनों में ये आ रहा है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी गतिज ऊर्जा आपस में बराबर है। 1/2 m1v1 की स्क्वायर बराबर किसकी होगी, 1/2 m2v2 की स्क्वायर। यानी कि 1/2 m1v1 की स्क्वायर बराबर 1/2 m2v2 की स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 6। अब देखो, अब समीकरण 3 में समीकरण 6 का भाग दे दो। समीकरण 3 में समीकरण 6 का भाग दे दो। समीकरण 3 क्या कहती है, 1/3 m1 n1 v1 की स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/3 m2 n2 v2 की स्क्वायर। और समीकरण 6 क्या कहती है कि 1/2 m1 v1 की स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 की स्क्वायर। ये
भाग दे दिया, कटता है उसको काट दो। M1 से M1 कट जाएगा, M2 से M2 कट जाएगा, N1 V1 की स्क्वायर से V1 की स्क्वायर कट जाएगा, V2 की स्क्वायर से V2 की स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। नहीं चलो सदो सगड़ो ही कट गयो, हल बच्चों की को नहीं। N1 बच्चों आड़ा आड़ा क्यों नहीं बच्चों है N2, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया N2। तो ये तो आवगार्दो कहता है कि यदि समान ताप हो, समान ताप लेकर चले अपने, समान ताप हो, यहाँ भी ताप T है, यहाँ भी ताप T है, यहाँ की गतिज ऊर्जा भी ताप के समानुपाती है, यहाँ की गतिज ऊर्जा भी ताप के समानुपाती, TT मान लिया, समान ताप मान लिया, समान दाब और समान आयतन, समान दाब और समान आयतन, यहाँ भी PV माना और यहाँ भी PV माना, समान, तभी तो इनकी तुलना की तो यह आया था समान ताप समान दाब और समान आयतन हो, तो अपने सिद्ध हो गया कि अणुओं की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। N1 किसके बराबर होता है, N2 के बराबर होता है। ये बात बताई थी आवोगार्दो ने, और आवोगार्दो ने ये बात बताकर आवोगार्दो चुप हो गया। इसके अलावा आवोगार्दो ने बहुत काम किया था। आवोगार्दो ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छा बताया। आवोगार्दो ने बताया था कि एक मोल होता है ना, एक मोल में अणुओं की संख्या निश्चित होती है 6.022 × 10⁻23। इस संख्या को आवोगार्दो संख्या कहा जाता है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि 1 दर्जन केले लाओ, तो आप कितने केले लाओगे, 12 केले लाओगे, 12 केले लाओगे। इसी प्रकार आपको कह दिया जाए कि 1 मोल चीज़ें लाओ, तो 1 मोल में संख्या कितनी बता दी, तो मोल को समझना बड़ा सरल काम हो गया, क्योंकि कोई चीज़ संख्या में बता दी जाए आपको 5, कोई चीज़ 5 बता दी जाए तो अपने दिमाग में बढ़ जाती है कि कोई 5 चीज़ है। 10 बता दी जाए तो अपने, जैसे कह दे 1 दर्जन केले लाओ, तो अपने दिमाग में आ जाएंगे 12 केले आएंगे, 2 बंदे हैं तो 6 खा लेंगे। तो इसी प्रकार से एक मोल में संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है। जैसे 1 मोल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अणु कितनी है, आवोगार्दो संख्या के बराबर। 1 मोल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अणु कितनी है, आवोगार्दो संख्या के बराबर है। 1 मोल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अणु कितनी है, आवोगार्दो संख्या के बराबर है। इसके अलावा 1 मोल का द्रव्यमान होता है, वो अणु भार के बराबर होता है। आपको कह दिया जाए कि 1 मोल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो 1 मोल ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180 ग्राम। जैसे आपको मार्केट में जानने के लिए कहा जाए कि 1 मोल ग्लूकोज ला कर दो, तो आप कितना ग्लूकोज लाओगे, 180 ग्राम। आपको ऐसे कह दिया जाए 1 मोल चीनी लाओ, घर वाले कह दे, कोई साइंस का पढ़ा लिखा हो तो कहे कि 1 मोल चीनी लाओ, मार्केट जा रही हो 1 मोल चीनी लाओ, तो 1 मोल चीनी लाने के लिए कहोगे तो आप जाओगे सीधे पसारी की दुकान पर और कहोगे कि 1 मोल चीनी दो, तो उनको मोलों का पता नहीं होता। वो कहेगा कितना किल्ला देनी है, बता सावड़ बता, तेरे दिमाग तो सही है कि 1 मोल दो, तो 1 मोल का वो कहेंगे आपकी द्रव्यमान में बताओ, तो 1 मोल का द्रव्यमान चीनी है, तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, C12 कार्बन संख्या में 12 है, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है कितनी, ये संख्या में 16। ऑक्सीजन का 16 होता है कितनी, ये 11। तो ये इनका गुणा भाग करोगे तो जोड़ करोगे तो कितना जाएगा, 342। तो 1 मोल चीनी का अणुभार 342 ग्राम होता है। 1 मोल हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन का 28 ग्राम।